Again, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning. कल हम लोग ये एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ रहे थे कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर किसी 20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर्स में आइस को कन्वर्ट करना है, तो इतने स्टेप्स से हमको गुजरना पड़ता है। ये सारे स्टेप्स हमने बनाए हैं। अगर सिर्फ टेम्परेचर में डिफरेंस आए और स्टेट ना बदले तो कौन सी हीट होगी? स्पेसिफिक हीट होगी। देखिए, जैसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस थी और जब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी तो होगी तो आइस ही, इसकी कोई स्टेट नहीं चेंज हुई, आइस से आइस में ही, बट टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो स्पेसिफिक हीट। जब स्टेट चेंज हो जाए, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, यहाँ वाटर, बट टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो इस केस में जो हीट होती है ये गुप्त ऊष्मा कही जाती है। हिंदी में इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गुप्त मतलब छिपी हुई, जो हमको दिखेगी नहीं। एक्चुअली में हम जब टेम्परेचर बाहर से देते हैं तो हमको पता चल रहा होता है, मेजर करते हैं कि हाँ टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन ये 0 से 0 में ही रहेगा, बस स्टेट देखो बदल गई। तो एक गुप्त ऊष्मा होती है जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। फिर यहाँ से देखो वाटर से वाटर में कन्वर्ट किए, देखो स्टेट नहीं बदल रही बट टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, तो फिर से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ गई। फिर यहाँ से 100 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो वाटर से वेपर यानी स्टेट बदल रही है, तो इसमें कौन सी हीट होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपर होगी। फिर यहाँ से वेपर में स्टेट नहीं बदल रही बट टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है 100 से 120, तो इस केस में स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। ये सारी चीजें क्लियर हुई थी कल की नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. स्पेसिफिक हीट कब क्या होती है और लेटेंट हीट क्या होती है, ये स्टेप अगर ये सारे समझ चुके हो तो अच्छी तरीके से आ जाए, क्लियर हो जाए। सेम इस पे ही न्यूमेरिकल एक है जो आप लोग लगाओगे, ध्यान देना। ये बुक में आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया है, ठीक है, आपकी बुक में दिया होगा, और ये हमारी सेलर हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 किलोग्राम ऑफ आइस, मतलब 3 किलोग्राम आइस दे रखी है, उसका कह रहा है -12 डिग्री सेंटीग्रेड केप्ट इन जो है कैलोरी मीटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन्होंने ये कहा है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, यानी 3 किलोग्राम जो बर्फ है उसको कन्वर्ट करना है -12 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने तक? 100 तक लाना है टेम्परेचर, मतलब -12 सोचो, ये ठंडा टेम्परेचर है, माइनस में है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है, आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये पूछ रहा है। और बर्फ का मास दिया है, यहाँ पर आइस का मास है 3 किलोग्राम। तो ये कुछ और भी डाटा जो है यहाँ नीचे दिया हुआ है, क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, मतलब सिंपल इसको स्पेसिफिक हीट दिमाग में रखना। स्पेसिफिक हीट जो आइस की दे रखी है वो कितनी? 2100 जूल किलोग्राम पर केल्विन। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन। फिर यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट दे रखी है 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। फिर यहाँ पर अगला दिया है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट जो है वो कितनी दे रखी है आपकी? 2.256 इंटू 10⁶ जूल पर केल्विन। ये डाटा आपका दिया है, ये पूरा क्वेश्चन ही है। जो यहाँ पर ये डाटा दिया है वो हमने यहाँ पर एक बार दोबारा इस एग्जांपल में दोबारा फिर से पूरा लिखे हैं वही, मतलब यहाँ पर जो ये चीजें लिखी उस डाटे को भी, मतलब पूरा डाटा दिया वही नोट किए, तो ये एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बस अपने आप ऐसे एक बार लिख लेना बस हो गया। इसके बाद हमको ये पता करना है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड से, -12 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करना है तो भैया टेम्परेचर टोटल कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नली। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल ये है तो यहाँ पर समझते हैं। देखो सबसे पहले हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस, एग्जाम्पल जो भी हमने इसका बताया था इसको दिमाग में रखना, ये स्टेप ही फॉलो करने है। तो देखो हीट रिक्वायर्ड कन्वर्ट आइस एट 12 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 12 डिग्री सेंटीग्रेड निगेटिव में है और यहाँ 0, तो रहेगी तो बर्फ ही, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा। तो टेम्परेचर डिफरेंस के केस में हमको Q1 हीट निकालनी पड़ेगी। वो कौन सी हीट होगी? स्पेसिफिक हीट होगी। जब टेम्परेचर डिफरेंस आए स्पेसिफिक हीट, मतलब हम उसको दे दिए Q1, और इसका फार्मूला होता है MC डेल्टा T1। डेल्टा T1 मतलब डिफरेंस, तो यहाँ पर देखो मास रख दिए, आइस का मास दिया है 3 किलोग्राम, और यहाँ पर सी आइस जो ये दिया है ये लिखा हुआ है, ये भी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस जो 2100 दी है, वो भी डाटा जो पूरा पहले हमने बताया उसमें दिया है ना, रख दिए।
फिर यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1 की वैल्यू निकालो। तो इनिशियली कितना, देखो ये टेम्परेचर फाइनल वाला कितना है, 0 है, और ये यहाँ पर कितना है, मतलब 12 से 0 जा रहा है, तो जाहिर सी बात 0 में से इसको सेपरेट करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितना आ गया, 75,600 जूल, मतलब 75,600 जूल। इतनी एनर्जी Q1 आई। ठीक है, मतलब 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 0 तक लाने में इतनी हीट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सेकेंड स्टेप है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस। अगर 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो रहा, तो ये टेम्परेचर एक्सटर्नली बाहर से नहीं दिया जाता है, सिर्फ गुप्त उष्मा होती, छिपी हुई उष्मा। तो 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में अगर कन्वर्ट होगा, तो ये जो होती है वो हमारी लेटेंट हीट कही जाती है। तो लेटेंट हीट का फार्मूला Q इक्वल टू कितना होता है, ml होता है। तो यहाँ पर Q2 हम Q1 पहले मान चुके हैं, तो यहाँ पर Q2 कंसीडर करेंगे। m इंटू एल मास ऑफ आइस 3 किलोग्राम, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस की है वो भी आपकी डाटा में दे रखी है, उसको उठा के यहाँ पुट कर देना है। जब ये पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 1005,000 जूल इतनी एनर्जी जो होती है वो आपकी आ जाएगी। कब कब ये एनर्जी कौन सी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये कब है, आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब वाटर बनेगा, ठीक है, तो ये लेटेंट हीट हमारी इतनी आ गई। इसके बाद अगला, जब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है हमको, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर बहुत ठंडा होगा ना, और इसका टेम्परेचर कितना लाना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको गर्म करना है। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, ये भी स्टेट नहीं चेंज हो रही, वाटर था और वाटर में ही बस टेम्परेचर डिफरेंस है, तो फिर से हमको कौन सी स्पेसिफिक हीट निकालनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पर हमने कंसीडर किया Q3 मान लिया, और इसका क्या लिखेंगे, MCW मतलब स्पेसिफिक हीट जो वाटर की थी वो, ठीक है। डेल्टा T2 टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 0 है, ये 100, तो 100 माइनस 0, तो यहाँ पर 100 ही बचेगा ना, फिर सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करोगे, ये आपकी आ जाएगी 125,580 जूल Q3, मतलब इतनी एनर्जी 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने में इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब इतना उसको हम गर्म करेंगे, तब टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का पहुंच जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में फिर से यहाँ पर देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर तो बहुत गर्म हो गया ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को स्टीम एट 100, मतलब अब भाप में बदलना है, वो भी कौन सा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से, मतलब ये जब 100 पर टेम्परेचर पहुंचेगा, जाहिर सी बात थोड़ी समय बाद ही तुरंत वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब भाप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर कितना अपने आप जो बढ़ेगा, मतलब लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट Q4 यहाँ पर मान ली Q इक्वल टू, फिर ml लगा दी। अब L लेटेंट हीट ये आपकी दे रखी है, रख देंगे वैल्यू, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी Q4 एनर्जी इतनी आ जाएगी, कितना 67, जो ये हीट आई है वो कितनी 676,800 जूल। अब जितनी एनर्जी हमको कहाँ तक, यहीं तक कन्वर्ट करना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ तक जो 4 स्टेप में हमने एनर्जी फाइंड की है, टोटल का सम कर दो। Q इक्वल टू Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। अब सभी एनर्जीज जितनी निकाले हम लोग जब ऐड करेंगे, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आप ध्यान देना, इनको सबको जब ऐड करोगे तो ये जो होता है कन्वर्जन, ये 9.1 पावर कैसे लगाते हैं एक बार समझ लो। पावर चेंज कर पाते हो सभी लोग कि नहीं, जैसे मान लिया कहीं पर लिखा हो 91000000 ऐसे दिया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो इसको अगर पावर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो अगर यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 आगे मान ले, तो भाई 0 पॉइंट के बाद यहाँ 0 ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं, बट हम मान लेते हैं। ये पॉइंट हमको लाना है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना 9 और 1 के बीच में लाना है। तो कितने स्टेप हम बैक आए हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले आए, तो हमेशा हम 9.1 इंटू 10 टू द पावर 6 इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर जब इन एनर्जीज का सम करोगे तो कुछ ऐसे ही नंबर मिलेगा बड़ा सा, मतलब 9.1 लिखा इंटू 10 टू द पावर 6, तो कुछ नंबर जो आएगा तो ये पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की गई है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इतना 3 किलोग्राम जो मास था बर्फ का, उसको -12 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम तक लाने में एनर्जी हमको कितनी जरूरत है, जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो कितनी है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतनी जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी।
और ये फाइनली किसमें, स्टीम में, जो -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ थी, आइस थी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक न्यूमेरिकल है ये, सभी लोग कॉपी कलम उठा लो जल्दी से, कॉपी पेन ले लो और ये नोट कर लो। अ नॉर्मल डाइट furnishes 2000 kilocalorie to a 60 kilogram person in a day. In this, if this energy was used to heat the person with no losses to the surroundings, how much would the person's temperature increase? The specific heat of a human body 0.83 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स से दिया है। तो ये आपका पूरा डाटा दिया है, आपको बताना क्या है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है चीज का, हम समझा दे रहे हैं। सभी लोग कॉपी कलम निकाले हो, कॉपी पेन है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अगर दिख रहा हो तो इसको नोट कर पाओगे कि फोटो भेजना पड़ेगा हमको? Sir, notes कर रहे हैं। नोट कर लोगे? Yes, सर sir. नोट तो एक बार ग्रुप पर भेज दीजिएगा क्योंकि हल्का ब्लर रहा है। चलो ठीक है, तो बाद में जो है भेज देंगे, ठीक है, अभी मत नोट करो, लेकिन हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, यस नॉर्मल डाइट का कोई, अगर मान लेते हैं किसी भी पर्सन की बात करें, नॉर्मली उसका वेट कितना है, मास है कितना, 60 किलोग्राम पर्सन। तो एक दिन में वो मैक्सिमम एनर्जी जो ऑब्जर्व कर पाता है कोई भी बंदा है जो 60 किलोग्राम का है, वो 2000 किलो कैलोरी एनर्जी पूरे दिन में वो कंज्यूम कर सकता है, मतलब अपने में एब्जॉर्ब कर सकता है। ये मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ होती है जो 60 किलोग्राम का पर्सन है, एक दिन की हम बात कर रहे हैं। अब कह रहा है अगर ये 2000 किलो कैलोरी जो एनर्जी दी है, ये एक्चुअल में कह दिया जाए किसी बंदे को ये अचानक में देना स्टार्ट कर दो, तो जब दोगे तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो क्या वो टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेगा, इतनी एनर्जी अगर हम अचानक में कंसीडर कर लें कि 2000 किलो कैलोरी जो दी है, इतनी एनर्जी उस बॉडी में इंटर करना स्टार्ट करे, तो उस बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो वो टेम्परेचर आपका चेंज इन टेम्परेचर जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान जो जो दिया है वो हमको लिखना है। सबसे पहले हम समझा रहे हैं, बाकी कर लेना। जैसे मास दिया है, कितना है मास आपका दे रखा है 60 किलोग्राम, ये मास दिया है, ठीक है, ये 60 किलोग्राम है। फिर यहाँ पर इसके बाद अगर इस मास को हमको ग्राम में चेंज करना है तो सभी लोग जानते हो कितना है, 60 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब कितना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले आपको चेंज करना है ग्राम में। इसके बाद स्पेसिफिक हीट आपकी C इक्वल टू, वो कितनी दे रखी है, सॉरी देख रहे हैं क्या लिखा है, हाँ, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, वो दे रखी है 0.83 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देना, अगर यहाँ पर ग्राम इनवर्स लगा हो या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स लगा हो, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितनी कैलोरी ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब कुछ और नहीं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, इनवर्स लगा के मतलब ऊपर लेगा। तो ये दे रखा। फिर इसके बाद जो Q है, मतलब डेल्टा Q की हम बात कर रहे हैं, वो कितनी दे रखी है, 2000 किलो कैलोरी। तो ध्यान देना, अब अगर ये किलो कैलोरी है मतलब इसको भी हमको कैलोरी में चेंज करना है, तो 1 किलो मतलब कितना, 10⁻³ यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना है, किलो कैलोरी है ना। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2000 इंटू 10⁻³ कैलोरी। फिर यहाँ पर ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ कैलोरी। तो इसको हम कह देंगे 2 इंटू 10⁻³ और 3 कितनी हो गई, 10⁻6 कैलोरी। ये आपका कैलोरी में चेंज हो गया। इतना तो पहले आपको करना ही है। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला, डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है, MC डेल्टा T, ये फार्मूला लगाना है। और हमको निकालना क्या चीज है, टेम्परेचर उस बॉडी का कितना होगा। तो यहाँ से डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन में M इंटू C। बस इसमें वैल्यू आपको पुट करना है। तो यहाँ पर डेल्टा Q की वैल्यू इधर देखो कितनी है, ये डेल्टा T है, डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻6 कैलोरी अपॉन में, शॉर्टकट हम कर रहे हैं, घर पे कर लेना आराम से। मास कितना है, 60 इंटू 10⁻³ इंटू C की वैल्यू 0.83, इतनी वैल्यू दे रखी। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हो, कितना देखो, ये है 2, तो यहाँ लिखोगे 2 अपॉन में
ये पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब ये जीरो इससे कट जाएगा, ये 10⁻³ ऊपर ले जाओ तो ये 10⁻³ बचेगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 × 83, कितना नीचे 6 × 83। अब ये 10 है, ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 10⁻, यहाँ हम बाद में 4 कर देंगे। अब ये वाले टर्म्स को क्या करना है सॉल्व कर लेना, मतलब 6 × 83 को नीचे मल्टीप्लाई करके फिर 2 को क्या कर देना डिवाइड, मतलब 2 इधर रखना है, ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। और ये 10⁻ कितनी है जो है 4 आई। तो जो एक्चुअल में आपका टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है वो आंसर इतना आना चाहिए 40.16 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली, ये आपका टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर दिया जो भेजेंगे तो आंसर ये दे रखा है, कर लोगे सभी लोग? यस सर। तो कोशिश करना, वैसे कोई दिक्कत अगर होगी तो इसका सोल्यूशन भी भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हो गया तो इसके बाद इस टाइप के न्यूमेरिकल जो हम पहले अभी डिस्कस किए हैं, ये वाला न्यूमेरिकल, इस टाइप के क्वेश्चंस कई स्टेप्स में एनर्जी फाइंड करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, समझना। इसको अच्छी तरीके से और भी क्वेश्चन जो हो आपकी बुक में तो उसको करना, ठीक है। इसके बाद लेटेंट हीट की बात हम लोग कर रहे थे, क्यों लेटेंट हीट, ये आपकी जो अगली हेडिंग थी वो क्या थी, लेटेंट हीट, ये हमने कल बताया था। तो कोई बताएगा लेटेंट हीट क्या होती है, कल हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन के बारे में, कोई भी बच्चा जिसको समझ में आई हो बोलो जल्दी से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटेंट हीट, बोलो भाई, समझा दें। ध्यान देना, लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। हमने कहा था किसी भी अगर किसी भी सब्सटेंस की हम बात करें, यहाँ क्या रखा है, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट, जो मतलब किसी भी सब्सटेंस की अगर वैल्यू हम कितनी रखें, सब्सटेंस को भी ले लें, उसका मास यूनिट होना चाहिए, ठीक है। उस यूनिट मास का बिना टेम्परेचर चेंज किए, एक्चुअल में बिना टेम्परेचर चेंज करने का मतलब ये हुआ, जैसे हम सपोज दैट अभी हमने बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आइस है, टेम्परेचर कितना आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, ठीक है। अब ये 0 से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन रहा है तो इसमें देखो गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट है ना, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा, तो ध्यान देना टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, यहाँ पर वाटर मतलब स्टेट चेंज हो रही, सॉरी हमने टेम्परेचर हो रहा है ना, स्टेट चेंज हो रही। तो ध्यान देना इस केस में हमने बताया जो होती है वो आपकी लेटेंट हीट होती, और इसमें यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, मतलब अवस्था परिवर्तन की यहाँ पर बात कर रहा कि अगर क्या हो लिक्विड हो तो लिक्विड से किस में, सॉरी आइस हो, अगर आइस से किस में वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, मतलब वाटर में कन्वर्ट होगा, तो इस केस में कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट होती है, बोलो भाई। अगर स्टेट चेंज होती है तो कौन सी लेटेंट हीट होती है ना। अभी इसके एग्जांपल में यहाँ देखो ऊपर बताया नहीं हमने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, आइस से किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में, पर टेम्परेचर दोनों का क्या है सेम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है और ये वाटर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 यहाँ भी है यहाँ भी 0 है, बट देखो स्टेट चेंज हो गई। तो इस केस में गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट छिपी हुई एक ऊष्मा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर लेटेंट हीट की डेफिनेशन अब हम बताना चाह रहे हैं, क्या होती, वो एक समझ लो रहस्यमयी हीट होती है जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट मास का क्या कर रहा है, स्टेट को चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, इस कॉलर लेटेंट लिखा हुआ नीचे, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास ले लो, उसका अगर स्टेट चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर और हमको नहीं चेंज करना, टेम्परेचर फिक्स करना है, जैसे धीरे धीरे ठंडा की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दी, अब उसके बाद एकदम ठंडा करना आप बंद कर दो, आप अब एक्स्ट्रा उसको ठंडा बाहर से ठंडी जो है ठंडी एयर या फिर जिससे भी ठंडा करें उसको बाहर से एनर्जी नहीं देना, हीट नहीं देना है। क्या बना है चावल, ये कौन माइक म्यूट कर लो। तो ध्यान देना यूनिट मास कोई भी सब्सटेंस का है उसकी स्टेट चेंज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, उसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे। इसके बाद अगला आपका जो है क्या है, इसके बाद इसका डेरिवेशन देखो, फार्मूला है लेटेंट हीट को हम लोग जो है फार्मुलेशन कैसे करेंगे। लेटेंट हीट को यहाँ पर
एल से डिनोट करेंगे और ये एल इक्वल टू कितना, ये देखो क्यू है, तो लेटेंट देखो क्यू अपॉन एम, एम का मतलब मास, अगर यहाँ पर मास की वैल्यू यूनिट ले लें तो एल इक्वल टू किसके, क्यू के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एम एल। इसकी एसआई यूनिट अगर निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं क्या एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसी से निकालो, जूल पर केजी। भाई ये जो हीट होगी उसको जूल में मेजर करते हैं और मास जो होगा किलोग्राम, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम। सीजीएस यूनिट में कैलोरी पर ग्राम हो जाएगी। ये दोनों यूनिट आप अच्छी तरीके से याद रखना। इसी फार्मूले का हम लोग अभी न्यूमेरिकल जो पीछे कर रहे थे उसी का यूज कर रहे थे बार बार। अगर आप लेटेंट हीट छिपी हुई उसमें नहीं गुप्त उसमें निकालते हो तो जहां भी फाइंड करना हो क्यू इक्वल टू एमएल लगाना, टेम्परेचर डिफरेंस अगर निकालना हो तो वहां पर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, दोनों में डिफरेंस है। फिर यहाँ पर माइक म्यूट कर लो, कौन है बच्चा। सर हाँ बोलो। सर ये जो लेटेंट हीट है सर, तो ये पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे और मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ये तो है। देखो लेटेंट हीट कहने का मतलब ये होता है कोई भी सब्सटेंस आप ले रहे हो उसका टेम्परेचर है कितना। जैसे मान लिया हम आइस का बार बार माइक म्यूट करो पहले, ये कौन बच्चा है, माइक बहुत दिक्कत हो रही है, माइक म्यूट कर दो। अब हम बता रहे हैं फिर से समझ लो, लेटेंट हीट जो आपकी होती है वो हमने इससे डिस्कस किया है। लेटेंट हीट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ स्टेट टेम्परेचर सेम रहेगा बट स्टेट चेंज हो रही है। तो भाई ये कहने का मतलब ये है मटेरियल पर तो डिपेंड करेगा, ये मटेरियल कैसा है किस चीज का बना हुआ है, तो ये उस मटेरियल पर तो डिपेंड होगी ही। आपकी बुक में दिया है कुछ सिस्टम हम सॉर्ट कर दिए तो वो नहीं लिखे, ठीक है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा ही, मटेरियल किसी कोई भी चीज हो सब्सटेंस जैसा लोगे उसी हिसाब से उसकी लेटेंट हीट होगी, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगी। फिर यहाँ पर देखो अगली हम बात की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं ये क्या होती है एक्चुअल में, देखो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। सेम लेटेंट हीट में इतना तो यही है, कितना है, अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है और सॉलिड को क्या, उस सॉलिड का यूनिट मास लो और उसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब इसी को मेल्टिंग भी बोलते हैं ना। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए समझ लो वही टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट। या फिर ये कहो सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है यूनिट मास है उस सब्सटेंस का तो उस केस में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ आइस का आइस टू वाटर, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए ये होती है जनरल, ये आपकी बुक में दिया होगा। ऐसे ही अदर चीजों के लिए अगर हम अदर सब्सटेंस की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग होती है, किसी भी सब्सटेंस के लिए फिक्स नहीं होती है। जैसे आइस टू वाटर हमने कहा, आइस को वाटर में अगर कन्वर्ट करना है, आइस कैसी है, सॉलिड है और सॉलिड से वाटर में गई, इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो इतनी होती है 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब 1 किलोग्राम अगर बर्फ ले लो उसको आप किसमें, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इतने जूल एनर्जी आपको देना पड़ेगा। या फिर ये कहें ये छिपी देना बल्कि इसको बाहर से नहीं देना है, ये अपने आप इतनी एनर्जी उसको, इतनी एनर्जी वो अपने आप एक्सेप्ट ही कर लेगा। भाई आइस है, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो हमने क्या क्या कहा, ये गुप्त उष्मा छिपी हुई उष्मा होती है। आप टेम्परेचर देना बाहर से बंद कर दो, मतलब अगर ठंडा कर रहे हो या फिर ठंडी है तो इसको वाटर में मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एक टाइम आप रुक जाओ, उस टेम्परेचर को आप एक्स्ट्रा आप नहीं दे रहे हो, गर्म पानी वहीं पर रुक जाओ, फिर ये अपने आप इस टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर लेगा और जिसकी वजह से ये आइस से किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल यूनिट मास को, किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में है ये है। यहाँ पर हम एग्जांपल ये आइस का, आप कोई भी सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। यहाँ सिर्फ वाटर का हमने कहा, आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना तो इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की कितनी जरूरत पड़ेगी, ये है 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसके बाद अगला आपका टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम उसी जैसी डेफिनेशन है। ये क्या होती है, देखो वेपोराइजेशन का मतलब ये हुआ यूनिट मास को आप वेपोराइज करोगे, तो वेपोराइज करने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वही डेफिनेशन इसमें भी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज
द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। अब इसमें देखो वहां सॉलिड टू लिक्विड था, इसमें क्या है लिक्विड टू वेपर। मतलब कोई भी सब्सटेंस का यूनिट मास ले लो, वो क्या है लिक्विड स्टेट में है, वही चीज है ना लिक्विड स्टेट। अब इसको अगर आप वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो, यू कैन चेंज लिक्विड टू वेपर। अगर ये चाहते हो तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और ये आप लोग जानते हो अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले उबलना स्टार्ट होता है कोई भी लिक्विड हो, तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट कर दे, बॉइल करना स्टार्ट कर दे कोई भी सब्सटेंस, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर लिख दिया, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यूनिट मास को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको हम LV से नोट करते हैं। LV कहने का मतलब वहां पर हमने LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहीं पर दिख जाए तो LF सफिक्स में F है, ठीक है। और अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूछिए तो L सफिक्स में छोटा सा V लगा देना। इसको हम सिंबलाइज करते हैं, मतलब इस सिंबल से डिनोट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर यहाँ पर ध्यान देना, एक और एग्जांपल यहाँ पर वाटर का है। अगर वाटर को ही वेपर में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो वाटर का अगर यूनिट मास ले लो और उसको वाटर को किस में कन्वर्ट करना है वेपर में, मतलब वाष्प में बदलना है, तो उसकी जो लेटेंट हीट ये होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो कितनी होती है 22.6 × 10⁵ जूल पर केजी। इतनी एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की होती है एक वाटर के लिए, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इतना याद रहेगा सभी बच्चों को। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है। इसके बाद देखो थर्मल कंडक्शन, अगली हेडिंग आती है आपकी। थर्मल कंडक्शन क्या होता है? अच्छा सभी लोग ये तो जानते हो, अगर हम घर में देखा होगा, अगर हम किसी भी बॉडी को क्या करें जो कि मेटेलिक है, मेटेलिक ध्यान दो मेटेलिक है, मेटेलिक में क्योंकि हीट ज्यादा कंडक्ट करती है, तो हम मेटेलिक एग्जांपल ही लेते हैं। एक आयरन रॉड ही ले लो भाई, आयरन रॉड को क्या करो, इसे ये मान लिया पेन को कंसीडर कि ये आयरन रॉड है, ठीक है, सपोज दैट ये आयरन रॉड है। आप इधर से क्या करो हीट देना स्टार्ट करो, एक इंड से हीट देना स्टार्ट करोगे, क्या होता है इधर अगर हम ये पेन पकड़े, ये आयरन रॉड है पूरा, तो क्या यहाँ जहाँ पकड़े हुए यहाँ तक हीट आएगी कि नहीं? बोलो भाई। सर आएगी। आ जाएगी ना। अच्छा ये हीट यहाँ पर कैसे फ्लो हुई, इसका कुछ रीजन केमिस्ट्री में बताएगा कि नहीं? अगर यहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं, इधर से हीट दे रहे हैं इसको, यहाँ से धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर डिफरेंस होता है ना। पता लगा यहाँ पर टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो ये धीरे धीरे हीट फ्लो होकर के कहाँ जाती है, ये सिंड पर आ जाती है। लेकिन ये कैसे फ्लो होती है, क्या इसका साइंटिफिक लॉजिक पता है सभी बच्चों को कि नहीं? ये समझाना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, हाँ बोलो। ये सब मॉलिक्यूल्स के जरिए सर, इसमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स पार्ट होते हैं सर, एक से दूसरे में हीट ट्रांसफर होती है, दूसरे में तीसरे, ऐसे सब फ्लो होती है। अच्छा क्या मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं? क्या अपनी पोजीशन, मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं ना। हाँ वेरी गुड, ध्यान रखना। हीट जब कंडक्ट करती है, हमने कहा इधर से टेम्परेचर दोगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर फ्लो होकर इस इंड तक पहुंच जाता है। पता है ये क्यों पहुंचता है? ध्यान देना, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। जब आप इधर टेम्परेचर दे रहे होते हो तो टेम्परेचर इधर का ग्रेटर हो रहा है, ज्यादा बढ़ा रहे हो ना, और इधर टेम्परेचर लो होता है। और ये हम लोग हीट की जो है एबिलिटी भी जानते हैं कि इधर ग्रेटर टेम्परेचर होगा, हीट हमेशा ग्रेटर से लोअर की तरफ जाती है ना। लेकिन ये क्यों फ्लो होती है भाई? इस अगर मेटेलिक रॉड को आप लिए हो, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो फिजिक्स हमारी ये बताती है, इसमें भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों डिफाइन करते हैं। क्या इस मेटल में, ध्यान रखिए, इस मेटेलिक रॉड में बहुत सारे मेटल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिस सब्सटेंस से बना है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स किससे भाई, सब्सटेंस अगर देखा जाए सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी या फिर यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो सब इसमें होंगे। तो ध्यान देना, इस मेटल की जो जिस मेटल की बनी है रॉड, जिस सब्सटेंस से बनी है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ मूव करते हैं, बट मॉलिक्यूल नहीं मूव करते। मॉलिक्यूल वहीं के वहीं रहेंगे। बस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, मतलब अपनी एनर्जी, जैसे जब हीट यहाँ से दोगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस इंड पर बढ़ेगी,
वो एनर्जी दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे को, ऐसे लगातार हीट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। लेकिन ये एनर्जी ट्रांसमिट कैसे होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बात समझे? तो ध्यान Yes, रखना, sir. थर्मल कंडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी लो, बॉडी ये वन पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लिखा एट अ लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। मतलब इसमें देखो भाई, मैटर अगर इस सब्सटेंस की बात जिससे बना, तो क्या यहाँ का सब्सटेंस उठ के यहाँ थोड़ी ना आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को ट्रांसमिट करके यहाँ तक पहुंचा देते हैं, दूसरे एंड तक। Yes, sir. तो ये जो ये कब होता है? जब हम गर्म करते हैं उसको, एक्स्ट्रा हीट बाहर से दे रहे होते हैं। तो थर्मल कंडक्शन क्या हुआ कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हीट, जो कि हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे होते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मेटेलिक रॉड को अगर एक इंच पर गर्म करेंगे तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर देते हैं इस इंच तक। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन, इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया है, इसका एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। किसी भी रॉड को ले सकते हो, मेटेलिक रॉड को, उसमें जब एक एंड गर्म करोगे दूसरा एंड अपने आप गर्म होने लगता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि हीट ट्रांसमिट हो जाती है। द हीट फ्रॉम अ हॉट कॉफी, ये दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया। अगर कॉफी की बात करते हो, जैसे चाय आप पी रहे हो, तो कभी देखा है चाय की जो चाय मतलब कप होती है, चाय के साथ वो भी गर्म हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें थर्मल कंडक्शन होने लगता है। चाय तो गर्म ही है ही, अब चाय ही ट्रांसमिट कर देते हैं किसमें? कप की दीवारों पर। इसकी वजह से कप का हैंडल जो हम पकड़े हुए होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। बात समझे? और भी बहुत सारी चीजें Yes, हैं, sir. है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो थर्मल कंडक्शन दो तरीके का होता है। थर्मल कंडक्शन जो हम पढ़े हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका वेरिएबल स्टेट। तो ध्यान देना, वेरिएबल स्टेट ही आज जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल बताएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल स्टेट देखो, थर्मल कंडक्शन आपको समझ में आया कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वन इनटू अनदर एंड। कोई भी मेटेलिक रॉड लो, एक एंड को गर्म करो, दूसरे एंड पर हीट का पहुंच जाना ही थर्मल कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद आपका आता है वेरिएबल स्टेट। ये मतलब ये होता है कि एक्चुअल में थर्मल कंडक्शन दो तरीके से होता है। एक आपका वेरिएबल स्टेट, दूसरा होता है स्टेडी स्टेट, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल स्टेट में ध्यान देना, दिमाग से समझना, नहीं दिक्कत होगी। वेरिएबल स्टेट में ये होता है, जैसे हमने सपोज दैट, हमने क्या कहा, एक मेटेलिक रॉड ही लो, जैसे ये मेटेलिक रॉड हम लिए, सपोज दैट ये मेटेलिक रॉड है, ठीक है। तो ध्यान देना, मेटेलिक रॉड में अगर टेम्परेचर आप इधर से, सपोज दैट इधर से आप क्या किए, हीट देना स्टार्ट करते, ये इसका क्रॉस सेक्शन ले दिया है, ठीक है। इधर से क्या किए, हीट देना स्टार्ट कर दिए। जब हीट आप इधर से दोगे तो भाई टेम्परेचर यहाँ पर कुछ ना कुछ इंक्रीज करने लगेगा, धीरे 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 ये इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। आप ध्यान दें, जब इधर से आप हीट दोगे तो इस क्रॉस सेक्शन से ये हीट जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो कोई जरूरी नहीं कि इधर हीट इक्वल जाए, इधर हीट इक्वल जाए, इधर हीट इक्वल जाए। हाँ ये है, थोड़ी देर बाद अगर देखेंगे तो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में हीट बराबर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तुरंत हीट यहाँ पर दोगे तो ये वाला पोर्शन ज्यादा गर्म होगा, लेकिन इधर किनारों का जो ये साइड का रह जाएगा उस पर अभी इतना टेम्परेचर नहीं जितना यहाँ पर होगा। ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा बना दे रहे, जैसे ये है, हमने हीट यहाँ से इसके बीचों बीच में देना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर हीट देना स्टार्ट किया, तो यहाँ टेम्परेचर इस पूरे एरिया में थोड़ा समय लगेगा, तब इससे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर इक्वल हो पाएगा। पहले जहां पर हम देंगे टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करेगा, फिर ये क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है और थोड़े समय बाद पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। फिर ये टेम्परेचर क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। अगर कोई ये पाइप मतलब मेटेलिक रॉड है, इस रॉड में ऐसे सपोज ऐसे बढ़े, तो ये टेम्परेचर क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ना टाइम के साथ, मतलब कुछ समय के साथ ये क्या करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। और ये अगर दूसरा एंड है इधर,
तो यहाँ पर ये टेम्परेचर कुछ समय बाद पहुंचता है। बोलो भाई, कुछ टाइम लगेगा कि नहीं यहाँ तक पहुंचने में? बोलो। Yes, sir. लगेगा। अगर ये चीज के लिए कुछ टाइम लगेगा तो ध्यान देना, जो वेरिएबल स्टेट हम बता रहे हैं ये एक्चुअल में कहता क्या है? ये हमने हॉट इंड माना है, एक मेटेलिक रॉड ही है, ये कोल्ड इंड है। इधर मान लिया ठंडी साइड है और इधर इसकी कैसी साइड है? बहुत ही गर्म है। अब ये आइसोथर्मल सरफेस तो जानते हो क्या होता है? आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है? बोलो भाई, किसी बच्चे को पता है? नो सर। आइसोथर्मल का मान लेते हैं यहाँ पर, अभी आगे टॉपिक ही क्लियर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये कोई दो लेयर्स लिए हैं इसके लिए। यहाँ पर मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है? T1 है, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? T2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस ले लिए कितनी है? सपोज दैट यहाँ से ये हॉट एंड है, इधर से टेम्परेचर एक इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपनी तरफ से मान लिया कि यहाँ से एक लेयर मानो जहाँ टेम्परेचर हमने कंसीडर किया कितना? T1 है, और इसके x डिस्टेंस के बाद दूसरी लेयर जो कंसीडर की यहाँ टेम्परेचर कितना है? T2। तो ध्यान देना, इन दिस स्टेट द टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन का मतलब ये इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बनेंगे भाई। ये जैसे रॉड लिए थे जिसमें क्रॉस सेक्शन बहुत सारे फॉर्म होंगे, ऐसे बहुत सारे फॉर्म होंगे छोटे छोटे। तो एवरी क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं जो कि पास पास में एकदम होंगे। एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। ध्यान देना, एवरी क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो समय के साथ बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ से टेम्परेचर T1 था तो T1 से T2 तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। मतलब समय के साथ टेम्परेचर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा और बढ़ने के बाद T2 पर पहुंचेगा, मतलब कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पर यही चीज लिखा है, इंक्रीजिंग विद टाइम द रॉड इज सेट टू बी इन द वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। इस केस में ध्यान देना, जब टेम्परेचर समय के साथ बढ़े तो जो रॉड का एक्चुअल में बोलेंगे रॉड इज सेट टू बी इन द वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। जो रॉड होगी उसमें हीट का कंडक्शन कैसे हो रहा? वेरिएबल हो रहा, जो समय के साथ बढ़ रहा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा। इसका एग्जांपल आपका मेटेलिक रॉड ही है कि कोई मेटेलिक रॉड ले लो, उसका एक इंच अगर गर्म करोगे तो भाई जहां से गर्म करोगे पहले वहां पर हीट मैक्सिमम होगी, फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ फ्लो होना ऐसे चारों तरफ स्टार्ट कर देगी, फिर ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ तक पूरे इस बी पॉइंट तक पहुंचने में पूरा यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक पहुंचने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो समय के साथ जब टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है किसी मेटेलिक रॉड में। तो इस टाइप के जो हीट कंडक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन। ध्यान देना, ये कौन सी स्टेट है? वेरिएबल स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन। ये वेरिएबल स्टेट कही जाती है, क्यों? क्योंकि समय के साथ टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अचानक में यहाँ दे दिया फटाक से बी वाला उतना ही गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ से दोगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और बी वाला पॉइंट एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी तो जितना टेम्परेचर इधर दे रहे थे उतना टेम्परेचर यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, तुरंत नहीं होता है। अब ध्यान दो, जस्ट इसका अपोजिट जो स्टडी है वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक अभी नोट्स हम भेज रहे हैं, सभी लोग क्लियर कर लेना, ठीक है? नोट्स जरूर लिख लेना। बोलो भाई, समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा ठीक है, तो ध्यान रखना जो बच्चे मॉनिटर्स हैं वो थोड़ी देर बाद अटेंडेंस देंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि कम से कम आधा घंटा वेट कर लेना, अटेंडेंस पूरी तुरंत नहीं देता है, ठीक है? ये ऐप में थोड़ा लेट में आती है अटेंडेंस, ठीक है? लीव करिए क्लास। यस सर। ओके, बाय क्लास। थैंक यू सर। वेलकम, अच्छा वेलकम।